बोले थे 1789 की घटना बताया था मॉर्निंग का। अभी हम लोग बात करते हैं द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो फ्रेंच सोसाइटी के बारे में बताएं कि 1774 में लुइस 16 जो था वो फ्रांस का राजा बनता है। राजा बनता है उस समय उसकी एज जो रहती है वो मात्र 20 ईयर की रहती है और वो बॉर्बन फैमिली का था। जस्ट लाइक कि हमारे यहाँ मुगल इंपीरियर या बहुत सारा और भी इंपीरियर है, उसी तरह से वहाँ पे बॉर्बन फैमिली से वो बिलोंग करता था। आफ्टर मैरिज, शादी के कुछ साल बाद उसके ऑस्ट्रियन राजकुमारी से शादी होती है जिनका नाम रहता है मैरी एंटोनेट। जब वो राजा बना और गद्दी पर बैठ रहा था उस समय जो फ्रांस का पूरा खजाना था, पूरा ट्रेजरी जो था वो पूरा का पूरा खाली था। फिर आता है कि आखिर उसका ट्रेजरी खाली क्यों था, तो उसके पीछे बहुत सारा रीजन था। उसमें से कुछ है कि सबसे पहले तो उसका जो महल था वो काफ़ी बहुत बड़ा था जिसके मेंटेनेंस का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आता था। दूसरा, जो महल में रहने वाले लोग थे उनकी ज़िंदगी काफ़ी शान और शौकत में गुजरती थी। तीसरा कि उन लोगों का बेफाजुल का खर्चा, फिजूल खर्ची। इस कारण से फ्रांस का जो ट्रेजरी था वो पूरा का पूरा खाली था। एक जो सबसे मेन रीजन क्या था कि जब लुइस 16 राजा बना तो उसके बाद वो अमेरिका का 13 कॉलोनी को आज़ाद कराने में हेल्प करता। अब बात आती है कि 13 कॉलोनी क्या होता है। तो आप कॉलोनी समझने के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे इंडिया जो था ना, तो इंडिया पे ब्रिटिशर्स का कब्जा था, तो इंडिया जो था वो ब्रिटेन का कॉलोनी था। तो जिस तरीके से अंग्रेज हमें अपना गुलाम बना के रखे थे, उसी तरह से अंग्रेजों ने अमेरिका को भी गुलाम बना के रखा था और अमेरिका भी अपने आप को इंडियन की तरह ही अपने आप को आज़ाद कराना चाहते थे। और उन लोगों को आज़ाद कराने में, मतलब अमेरिकन लोग को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में लुइस 16 जो था वो हेल्प करता है और लुइस 16 के हेल्प से अमेरिका का 13 कॉलोनी जो था वो आज़ाद हो जाता है। लेकिन इसका असर ये होता है कि इस कॉलोनी को आज़ाद कराने के चक्कर में फ्रांस के ऊपर 1 मिलियन लिब्रे का करीब करीब कर्ज चढ़ जाता है, जिससे पहले से ही करीब करीब 2 मिलियन लिब्रे का कर्ज था। तो पहले से उसके ऊपर में काफ़ी कर्ज था ही, और इस आज़ादी करवाने में उसको जो खर्च होता है उसके कारण उस पर और कर्ज चढ़ जाता है, करीब करीब 1 लिब्रे। ठीक है ना, 1 मिलियन लिब्रे। अब जो लोग कर्ज देने वाले थे, क्योंकि फ्रांस कहीं ना कहीं से तो कर्ज लिया होगा, तो कभी भी आप किसी से कर्ज लीजिएगा तो बदले में आपसे वो इंटरेस्ट लेता है। तो जो लोग फ्रांस को कर्ज दिए हुए थे उन्होंने क्या किया कि राजा से 10% इंटरेस्ट का डिमांड कर दिया। अब 10% इंटरेस्ट का डिमांड का मतलब हो गया कि फ्रांस का इनकम का लार्ज पार्ट अब इंटरेस्ट में ही जाने लगा, जिससे क्या हुआ कि राजा का जो आपका इकोनॉमिक था या जो उसका बजट था, तो बजट का लार्ज पार्ट जो था वो इंटरेस्ट में ही निकलने लगा। उसके अलावा एक तो इंटरेस्ट जो राजा को देना था, उसके अलावा राजा को और भी बहुत सारे काम करने थे जिसके लिए उसको पैसे की जरूरत थी। और बहुत सारे और काम क्या थे, तो उसको आर्मी को देखना था, आर्मी को मेंटेन करना था, कोर्ट को मेंटेन करना था। कोर्ट का मतलब कि वो जो उसके मंत्री संतरी जो भी उसमें वर्कर है, उसके अलावा रनिंग द गवर्नमेंट को चलाने के लिए उसको पैसा चाहिए था, यूनिवर्सिटी है उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए था, और इस पैसा को चलाने के लिए उसको एक्स्ट्रा मनी की जरूरत थी। और जो फ्रांस से पैसा आता था वो टैक्स के थ्रू आता था, तो इसका मतलब उसको एक्स्ट्रा टैक्स चाहिए था। ठीक ना, ये चीजें हुई। अब हम लोग बात करते हैं कि जो टैक्स की बात करते हैं कि टैक्स चाहिए था, उसको एक्स्ट्रा टैक्स चाहिए था। तो ये टैक्स के बारे में समझने के लिए अब हम फ्रांस की सोसाइटी को समझते हैं। फ्रांस का जो सोसाइटी था वो 3 क्लासेस से बटा हुआ था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास को क्लैरिजी कहा जाता है। क्लैरिजी मतलब कि चर्च और उसके अंदर में जो प्रीस्ट हो गए उन लोग को क्लैरिजी कहा जाता है। जस्ट अगर तुम प्रीस्ट चर्च नहीं समझ पा रहे तो मंदिर के अंदर जो पुजारी हुए ना
उसी तरह से चर्च और चर्च के अंदर के जो प्रीस्ट हुए उनको हम क्लैरिजी कहेंगे। सेकंड आ गया नोबिलिटी, राजा और उसके फैमिली के लोग। और तीसरे आ गए आपके थर्ड क्लास में आपके आ गए आर्टिजियन, वर्कर, पेजेंट, बिजनेसमैन, उसके बाद बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और कोर्ट के वर्कर, ये सब आपके थर्ड क्लास में आते हैं। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को बाय बर्थ बहुत सारा प्रिविलेज मिला हुआ था। प्रिविलेज मतलब होता है छूट, कि जन्म जैसे ही कोई बच्चा फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में जन्म लिया, जन्म लेते के साथ ही उसको बहुत सारा प्रिविलेज मिल गया। और उसे सबसे बड़ा प्रिविलेज मिला हुआ था कि उन लोगों को टैक्स नहीं देना था। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को टैक्स नहीं देना था। और जो नोबिलिटी थे, जो सेकंड क्लास के नोबिलिटी थे, उनके पास एक और प्रिविलेज था कि वो टैक्स वसूलते थे। टैक्स का जितना पैसा था सारा पैसा इन्हीं के पास जाता था। अब अगर थर्ड क्लास की बात कीजिए तो थर्ड क्लास के ज़्यादातर जो लोग थे वो क्या करते होंगे, तो वो इन बड़े लोगों के या फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मान के चलिए, उनके घरों में एज अ वर्कर काम करते थे। बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, उनके खेतों पे काम करते थे, छोटे मोटे दुकानों में काम करते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे। तो उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। उसके अलावा क्या था कि फ्रांस में जो किसान थे उन लोग को एक टैक्स देना पड़ता था प्रीस्ट को। जो चर्च था उस चर्च को इन लोगों को एक टैक्स देना होता था जिसको टाइड कहा जाता है। और इसके अलावा एक डायरेक्ट टैक्स देना होता था। एक टैक्स जो था वो चर्च को देना होता था जिसको टाइड कहते हैं, और एक टैक्स जो था वो डायरेक्टली देना होता था वो नोबिलिटी को, उसको टाइड कहा जाता था। ये तो दो टैक्स हो गया। एक टैक्स हो गया टाइड जो चर्च को देना था, और एक टैक्स हो गया टाइड जो डायरेक्टली देना है किसको, राजा को। और उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस तो बहुत सारे थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब कि खाने के नमक से लेकर तंबाकू से लेकर आप उनके डेली लाइफ में जो भी चीजें थी उन सब के ऊपर में टैक्स लगा हुआ था। तो इस तरीके से क्या था कि आप देखिएगा तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जो थे वो पूरा का पूरा उनके लिए इनकम का जो जरिया था वो थर्ड क्लास से लिया हुआ टैक्स था। तो एक तरीके से थर्ड क्लास के पैसे पे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास एंजॉय करते थे। और पूरा का पूरा जो यहाँ फ्रांस के अंदर में जो दबा हुआ था वो थर्ड क्लास दबा हुआ था। लैंड की बात कीजिए तो फ्रांस के अंदर में लैंड की अगर बात करें, पहले पॉपुलेशन बता देते हैं कि फ्रांस के अंदर पॉपुलेशन, तो फ्रांस के अंदर जो पॉपुलेशन की बात करोगे तो फ्रांस में ऐसे था 90% जो पॉपुलेशन था वो थर्ड क्लास का था, और 10% जो पॉपुलेशन था वो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को मिला करके था। मतलब फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को मिला दिया जाए तो उनका पॉपुलेशन सिर्फ 10%, और थर्ड क्लास का पॉपुलेशन 90%। लैंड की बात करो, लैंड कैसे था, तो जो लैंड था 60% लैंड इन लोगों के पास था, और कुछ अमीर जो थर्ड क्लास के लोग थे उन लोगों के पास 60% लैंड। बचा हुआ लैंड ये 90% लोगों के पास, मतलब इन लोगों के पास, इन 10% लोगों के पास 60% लैंड था, और इन 10% मतलब 90% लोगों के पास 40% लैंड था। बड़ा सा एक लैंड का लार्ज पार्ट जो था वो या तो चर्च के अंडर में था या तो नोबिलिटी के अंडर में था। ऊपर से ये लोग टैक्स भी वसूलते थे, डायरेक्ट भी वसूलते थे, इनडायरेक्ट। तो इस तरीके से थर्ड क्लास काफी ज्यादा वहां फ्रांस के अंदर में दबे हुए थे। एक फेमस कार्टूनिस्ट ने इसको एक कार्टून में शो किया है। आप देखिएगा कहीं पे कार्टून, तो एक आदमी है इस तरीके से ऐसे झुका हुआ, और इसके पीठ पे दो आदमी बैठे हुए इस तरीके से, ये झुका हुआ है और इसके पीठ पे दो आदमी बैठे हुए। ये जो झुका हुआ आदमी है ये आपका थर्ड क्लास है, और ये दोनों जो इसके पीठ पे बैठे हुए हैं ये आपके फर्स्ट क्लास। अब इससे तो आप समझिए जाएंगे होंगे कि क्या बताना चाहता है। मतलब फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को ढो कौन रहा फ्रांस के अंदर, ढो रहा मतलब उनकी बोझ को उठाया कौन है, थर्ड क्लास। उसी तरह से एक पेंटिंग देखिएगा आपका, तो उसमें फर्स्ट क्लास को
दिखाया गया फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास एज अ स्पाइडर, और सेकंड क्लास को दिखाया गया फ्लाई, हाउस फ्लाई। देखिएगा पेंटिंग में स्पाइडर का क्या काम होता है, ये किसको खाता है, फ्लाई को, उसको ट्रैप करता है और ट्रैप करके उसी को खा जाता है। उसमें ये भी दिखाया गया है कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जो है काफी लालची हैं और वो चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा थर्ड क्लास को शोषण कर सकते, जितना ज्यादा, मतलब इनका पेट भरने वाला नहीं है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का पेट भरने वाला नहीं है, ये लोग और का डिमांड कर रहे हैं और पूरी तरीके से लूट किसको रहे हैं, थर्ड क्लास को। तो ये थर्ड क्लास, मतलब ये आपका फ्रांस का सोसाइटी था। तो आप ये कहानी सुन करके आप समझ सकते हैं कि क्या थर्ड क्लास, इसको अगर आप रहते इसके जगह पे थर्ड क्लास में, तो आप कितना दिन तक इसको बर्दाश्त करते। तो फिर कहीं ना कहीं जो 14 जुलाई 1789 की घटना हुई, तो कहीं ना कहीं तो आपको लगता है ना कि ये जो पूरा स्टोरी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो लोग महल पे हमला कर दिए, लूट खसोट कर रहे हैं, राजा पे किला को तोड़ दिए, मार रहे हैं। कुछ तो लग रहा है ना कि यहां से स्टोरी से कुछ निकल के आ रहा है। ये एक रीजन हो गया। नेक्स्ट रीजन अगले पास, ठीक है ना।